अफ्रीका के जंगलों के भीतर छिपा हुआ एक रहस्यमय शहर है और कहा जाता है कि वहीं मौजूद है एक बेहद कीमती गुप्त खजाने का भंडार। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एक बार उस शहर में प्रवेश करता है उसका अंत मृत्यु होता है। फिर भी कुछ लोग उस छिपे हुए शहर और बहुमूल्य खजाने की तलाश में उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वहां उनका इंतजार कर रही है भयानक प्रकृति, जंगली आदिवासियों के हमले और सैकड़ों छिपे हुए मौत के जाल। अब सवाल उठता है कि आखिर उस गुप्त शहर में ऐसा क्या है और उनका अंतिम अंजाम क्या हुआ? क्या वे जंगल के इन खतरों का सामना कर पाए? चलिए वीडियो को एक लाइक देकर हम सभी मिलकर खो जाते हैं कांगो के उस खतरनाक जंगल में। कहानी की शुरुआत में हम एक कंट्रोल रूम देखते हैं जहां कैरन अपने सहयोगी चार्ल्स से संपर्क में होती है। इस समय चार्ल्स अफ्रीका के घने कांगो जंगल में मौजूद होता है। वह वहां एक रहस्य की खोज में गया था। असल में चार्ल्स और उसकी टीम एक खास तरह के हीरे की तलाश कर रहे होते हैं जिसका नाम ओलिविया है। कहा जाता है कि इस हीरे की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसके जरिए दुनिया का इतिहास बदला जा सकता है और इसके साथ साथ कई भयानक काम भी किए जा सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर यह शक्ति गलत लोगों के हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार चार्ल्स ब्लू डायमंड के कुछ हिस्से ढूंढ लेता है और उसे एक लेजर गन के अंदर फिट कर देता है। इसके बाद वह कैरन को इसका एक डेमो दिखाता है। कैरन यह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि इस डायमंड की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि लेजर किरण के जरिए पृथ्वी से चांद तक छेद किया जा सकता है। जब कैरन चार्ल्स की सही लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है तभी अचानक कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण चार्ल्स से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स का एक दोस्त उससे कहता है, मुझे लगता है कि मैंने डायमंड की असली जगह का पता लगा लिया है। यह कहकर वह चार्ल्स को एक रहस्यमय झील के सामने ले जाता है जिसके नीचे से एक गुप्त सुरंग गुजरती है। चार्ल्स और उसका दोस्त झील के नीचे से उस सुरंग को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जो कुछ वे देखते हैं उसे देखकर वे पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। चार्ल्स यहां केवल डायमंड की तलाश में आया था, लेकिन अब वह एक प्राचीन शहर की खोज कर चुका होता है। संभव है कि इसी शहर के भीतर कहीं वह खास ब्लू डायमंड छिपा हो जिसकी वे इतने समय से तलाश कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अचानक ही जंगल के अंधेरे से अचानक कुछ अज्ञात जीव बाहर निकल आते हैं और ऊपर से चार्ल्स और उसकी टीम पर भयानक तरीके से हमला कर देते हैं। सीन कट होने के बाद हम देखते हैं कि कैरन लगातार चार्ल्स से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद चार्ल्स का कैमरा कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो कुछ वे देखते हैं उसे देखकर कैरन बहुत डर जाती है। हम देखते हैं कि चार्ल्स और उसकी पूरी टीम के निर्जीव शरीर जमीन पर पड़े हुए हैं। इसका मतलब शायद अब वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। लेकिन तभी अचानक कुछ कैमरे के सामने आ जाता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कैरन और उसकी टीम कुछ भी समझ नहीं पाती। यह सब देखकर कैरन गहरी चिंता में पड़ जाती है। उसका सबसे प्रिय इंसान चार्ल्स अब कहां है? हाँ, आपने सही समझा, वह चार्ल्स से प्यार करती थी। अब सवाल यह है कि क्या चार्ल्स जिंदा है और उनके साथ आखिर हुआ क्या था? चलिए वीडियो के आगे हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद उनके बॉस ट्रेविस को ज्यादा चिंता नहीं होती, बल्कि वह सबसे ज्यादा उस डायमंड के बारे में सोच रहा होता है। इतने सारे लोग मारे गए, इसकी उसे कोई परवाह नहीं होती। दरअसल उसके पीछे कारण यह था कि उसके अनुसार यह खास ब्लू डायमंड उसकी कंपनी का भविष्य बदल सकता है। अगर यह किसी तरह खो गया तो उसकी रिसर्च कंपनी बंद भी हो सकती है। इसलिए ट्रेविस कैरन से कहता है कि अगर वह खुद कांगो के जंगल में जाकर चार्ल्स और उसकी टीम की तलाश करे तो वह उसे हर तरह की मदद देगा। लेकिन कैरन पहले ही समझ चुकी होती है कि ट्रेविस का असली मकसद उसे जंगल में भेजने का डायमंड ढूंढना है, न कि चार्ल्स या उसकी टीम की चिंता करना। यह सब समझने के बावजूद कैरन जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह चार्ल्स से प्यार करती है। लेकिन वह ट्रेविस को चेतावनी देती है, अगर उसे लगा कि उसे सिर्फ डायमंड के लिए भेजा गया है या उसके साथ किसी तरह की बेईमानी करने की कोशिश की गई तो वह ऐसा कुछ करेगी जिसकी कल्पना भी वह नहीं कर सकता। इन बातों के पीछे कैरन का एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे हम वीडियो के आगे जान पाएंगे। इसके बाद कैरन पूरी तरह से कांगो के जंगल जाने की तैयारी करने लगती है। दूसरी ओर हम पीटर नाम के एक वैज्ञानिक को देखते हैं। उसने एक ऐसा डिवाइस खोजा है जिसकी मदद से साइन लैंग्वेज को आवाज में बदला जा सकता है। असल में इस डिवाइस की मदद से गूंगे लोग भी बोल सकेंगे, जो वाकई एक अद्भुत आविष्कार है। अपनी इस रिसर्च के लिए पीटर एक गोरिल्ला को चुनता है जिसका नाम एमी होता है। हम देखते हैं कि एमी बहुत ही बुद्धिमान होती है। पीटर उसे काफी समय से उस डिवाइस के जरिए साइन लैंग्वेज सिखा रहा होता है। इसी वजह से एक दिन पीटर सबके सामने अपने इस आविष्कार का प्रदर्शन करता है। वहां मौजूद सभी लोग एमी को इस तरह बोलते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। हर कोई उसकी इस खोज के लिए पीटर की खूब तारीफ करता है। लेकिन इन सब के बीच भी पीटर काफी चिंतित रहता है क्योंकि एमी को अक्सर डरावने सपने आते थे।
एक दिन एमी अपने सपनों के दृश्यों को चित्रों के रूप में बनाने लगती है। उन अजीब चित्रों को देखकर पीटर हैरान रह जाता है, क्योंकि उनमें एमी का असली घर, घना जंगल और उसकी अपनी जाति दिखाई देती है। साफ समझ में आता है कि एमी अपने जंगल और अपने लोगों को बहुत याद कर रही थी। वह इन भावनाओं को अपने चित्रों के जरिए व्यक्त करती है। इसी वजह से पीटर एक दोस्त के रूप में यह जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है कि वह एमी को उसके असली घर वापस ले जाएगा। इसके बाद वह एमी के जन्मस्थान की खोज शुरू करता है। काफी तलाश के बाद वह आखिरकार उस जगह को खोज निकालता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि वही जगह ठीक वही होती है जहां चार्ल्स और उसकी पूरी टीम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। सब कुछ जानने के बाद पीटर यह तय करता है कि चाहे जो भी हो, वह एमी को उसके लोगों के पास वापस जरूर पहुंचाएगा। लेकिन कांगो के जंगल में इस अभियान के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इसलिए पीटर अपने बॉस के पास जाकर कांगो अभियान के लिए आर्थिक मदद मांगता है। लेकिन उसका बॉस साफ मना कर देता है और कहता है कि वह इस अभियान के लिए किसी भी तरह की सहायता नहीं कर सकता। पीटर पूरी तरह से निराश हो जाता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। तभी हेमलॉक नाम का एक रोमानियाई व्यापारी उससे मिलता है और कहता है कि वह पीटर को कांगो के जंगल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, हेमलॉक ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वह बिना किसी स्वार्थ के पैसे देना चाहता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में हेमलॉक काफी समय से एक रहस्यमय प्राचीन शहर की तलाश कर रहा था, जिसका नाम था द लॉस्ट सिटी ऑफ जिन। यह शहर ठीक उसी जगह स्थित था जहां चार्ल्स गायब हुआ था। हेमलॉक को इस गुप्त शहर के बारे में एक प्राचीन किताब से जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि कभी किंग सोलोमन नाम का एक राजा इस जंगल में ब्लू डायमंड की तलाश में आया था। कहते हैं कि वही बहुमूल्य डायमंड उस शहर में छिपा हुआ है। यहां तक कि उस किताब के एक पन्ने पर एक विशाल आंख का चिन्ह भी बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा एमी ने अपने चित्रों में बनाया था। अब हेमलॉक को यह लगने लगता है कि चूंकि एमी उसी शहर में बड़ी हुई है, इसलिए वह बहुत आसानी से उन्हें उस गुप्त शहर तक पहुंचा सकती है। असल में इसी वजह से हेमलॉक पीटर और एमी की मदद करने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन पीटर को हेमलॉक की इस छिपी हुई साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह यही सोचता था कि शायद हेमलॉक को जानवरों से प्यार है, इसलिए वह उनकी मदद कर रहा है। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद अगले दिन वे जंगल अभियान के लिए हवाई अड्डे पहुंचते हैं। लेकिन विमान में चढ़ते समय पीटर और कैरन की मुलाकात हो जाती है। आपस में परिचय होने और बातचीत करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि भले ही उनके लक्ष्य अलग अलग हों, लेकिन उनकी मंजिल एक ही है, वह भयानक कांगो का जंगल, जहां उनके लिए जाने अनजाने कई खतरे इंतजार कर रहे थे। उसी समय हम देखते हैं कि कैरन अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार साथ लेकर आई थी, जो जंगल के भीतर उन्हें जिंदा रहने में मदद करने वाले थे। काफी लंबी यात्रा के बाद उनका विमान सेंट्रल अफ्रीका में उतरता है। लेकिन वहां उस वक्त उस इलाके में आतंकवादियों के बीच आपसी लड़ाई चल रही थी, यानी अब कांगो के जंगल में जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसी वजह से कैरन वहां के एक स्थानीय व्यक्ति मुंड्रो को अपने दल में शामिल कर लेती है, क्योंकि वह कांगो के जंगल को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह उन्हें जंगल के भयानक खतरों से बचने और जिंदा रहने में मदद करने वाला था। इसके बाद वे विमान से आखिरकार कांगो के जंगल की ओर रवाना होते हैं। काफी समय तक यात्रा करने के बाद वे कांगो के जंगल के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उन्हें एक सुरक्षित जगह की तलाश थी, जहां वे विमान को उतार सकें। उसी समय जंगल में मौजूद आतंकवादी उनके विमान पर मिसाइल दाग देते हैं। इससे विमान का कुछ हिस्सा टूट जाता है और सभी को समझ आ जाता है कि विमान किसी भी पल दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, पैराशूट के सहारे विमान से कूदना, क्योंकि अगर विमान जमीन से टकराता तो सभी की मौत निश्चित थी। आखिरकार सभी पैराशूट पहनकर विमान से छलांग लगा देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सुरक्षित रूप से जंगल में उतरने में कामयाब हो जाते हैं। इतने बड़े खतरे से बचने के बावजूद सभी काफी डरे हुए थे, क्योंकि इस जंगल में किसी भी वक्त उन पर नया खतरा टूट सकता था। बहुत थक जाने के कारण वे वहीं टेंट लगाते हैं और फैसला करते हैं कि आज की रात यहीं बिताई जाएगी। दूसरी ओर कैरन सैटेलाइट के जरिए अपने बॉस ट्रेविस से संपर्क करती है और उसे अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में बता देती है। किसी तरह वह रात गुजर जाती है और अगली सुबह बहुत तड़के वे फिर से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जंगल के बीच से गुजरना उनके लिए बेहद खतरनाक था, क्योंकि चारों तरफ मौत उनके इंतजार में बैठी थी। काफी देर तक चलते रहने के बाद शाम के वक्त जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सभी को काफी परेशानी होती है। इसके बावजूद वे किसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उनकी मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ बारिश ही रुकावट नहीं थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर कुछ आदिवासी उनके सामने आ जाते हैं। हालांकि ये आदिवासी दिल के बहुत अच्छे थे। बातचीत से उन्हें समझ आ जाता है कि कैरन और उसका दल उनके लिए कोई खतरा नहीं है। जब कैरन आदिवासियों से चार्ल्स और उसकी टीम के बारे में पूछती है, तो वे ज्यादा कुछ नहीं बता पाते, लेकिन वे बताते हैं कि उन्होंने एक विदेशी आदमी को घायल अवस्था में यहां पाया था। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह अपने शरीर को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ था।
कैरन उसके पास जाकर चार्ल्स और उसकी टीम के बारे में पूछती है, लेकिन यहां जब वह एमी को देखते ही है तो वह डर के मारे चीखने लगता है। हम देखते हैं कि वह इतना ज्यादा डर गया था कि वह तुरंत ही मर जाता है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है कि एमी को देखते ही वह इतना डर गया और उसकी मौत हो गई। इस रहस्य को हम फिल्म के आगे बढ़ने पर ही समझ पाएंगे। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर कैरन समेत बाकी सभी डर जाते हैं, क्योंकि वे इसका कोई मतलब समझ नहीं पा रहे थे। खैर, कुछ समय यहां आराम करने के बाद वे फिर से अभियान पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार उनका रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। चलते चलते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। उस रात जब वे एक नदी पार कर रहे होते हैं, तभी विशाल आकार के दरियाई घोड़े जैसे कुछ जीव उन पर हमला कर देते हैं। इस अचानक हमले में उनके दल के कुछ सदस्य वहीं मारे जाते हैं और जिनकी किस्मत अच्छी होती है वे किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। इसके बाद वे किसी तरह नदी पार करके किनारे आ जाते हैं। सभी अपने सृष्टिकर्ता का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वे एक बहुत बड़े खतरे से बच गए थे। फिर काफी समय बीत जाता है। अचानक उन्हें आसमान में एक विमान दिखाई देता है, लेकिन जंगल में मौजूद आतंकवादी उस पर हमला कर देते हैं और उसमें आग लग जाती है। इसके बाद वह विमान जंगल के बीच ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। किसी तरह उस रात का समय बीत जाता है और सुबह हो जाती है। लंबे समय तक चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से दो अलग अलग दिशाओं में दो रास्ते जाते हैं। तब उन्हें समझ नहीं आता कि वे किस दिशा में जाएं। तभी एमी आगे बढ़कर हाथ के इशारे से एक रास्ते की ओर इशारा करती है। शायद वही रास्ता है जिसे वह बार बार अपने सपनों में देखा करती थी। सभी अब एमी की बात मानकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंचते हैं और वहां उस टूटे फूटे विमान को ढूंढ लेते हैं जो पिछली रात जंगल में गिरा था। जब वे विमान के अंदर ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह प्लेन असल में ट्रेविस ने भेजा था, क्योंकि उसे कैरन पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। लेकिन अब उस दल में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था, सभी मर चुके थे। हालांकि उस विमान के अंदर उन्हें कुछ खाना मिल जाता है। उसे अपने साथ लेकर वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं। लंबे समय तक जंगल के भीतर सफर करने के बाद वे आखिरकार द लार्ज सिटी ऑफ जिन के करीब पहुंच जाते हैं। जंगल के बीच इस तरह का एक प्राचीन शहर देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खुश हेमलॉक होता है। हम देखते हैं कि शहर के सामने एक विशाल मूर्ति थी जिसे एमी ने अपने सपनों में बिल्कुल वैसा ही देखा था। हेमलॉक ने भी कुछ ऐसा ही देखा था। तब वह कहता है, मेरा मानना है कि बाहरी दुनिया से ब्लू डायमंड की रक्षा करने के लिए ही राजा सोलोमन ने यह गुप्त स्थान बनवाया था। तब सभी के मन में एक उत्साह लेकर वे शहर के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां हम दीवारों पर विभिन्न चित्रलिपियां खुदी हुई देखते हैं, जिनमें प्राचीन काल की सारी घटनाएं दर्ज हैं। वे डायमंड की खोज के उद्देश्य से शहर के और भी गहरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उन पर विशाल आकार के गोरिल्लाओं का एक झुंड हमला कर देता है। इन्हें ग्रे गोरिल्ला कहा जाता है, जो कई साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे, लेकिन इस घने जंगल के भीतर उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा था। कैरन सहित सभी लोग गोरिल्लाओं को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे कई वर्षों से इस जगह और ब्लू डायमंड की पहरेदारी कर रहे हों। हालांकि ये गोरिल्ले बेहद खतरनाक थे। सब लोग अलग अलग हथियारों से उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है गोरिल्लाओं की संख्या बढ़ती जाती है। अंततः मजबूर होकर कैरन सहित बाकी सभी किसी तरह वहां से निकल आते हैं। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि चार्ल्स के दल का आखिरी जीवित व्यक्ति कैन एमी को देखकर डर के मारे मर गया था। असल में इन गोरिल्लाओं ने ही चार्ल्स के दल पर हमला किया था, इसलिए उस आदमी को लगा कि शायद मैं भी उन्हीं के दल का एक सदस्य हूं। खैर, इसके बाद वे उस रात जंगल की एक जगह पर तंबू लगाकर किसी तरह गुजार देते हैं। अगली सुबह वे फिर से उसी शहर में प्रवेश करते हैं। हिमल तब दीवारों पर खुदे हुए प्रतीकों को देखकर समझ जाता है कि इन गोरिल्लाओं को असल में राजा सोलोमन ने प्रशिक्षित किया था, ताकि वे ब्लू डायमंड को बाहरी दुश्मनों से बचा सकें। इधर पीटर वहां सैकड़ों लोगों के कंकाल देखकर बहुत डर जाता है। दरअसल शायद ये लोग उनसे पहले इस अमूल्य डायमंड को लेने यहां आए थे। तब सभी समझ जाते हैं कि अगर वे यहां ज्यादा देर तक रहे तो शायद उनकी भी मौत हो सकती है। इसलिए सब मिलकर फैसला करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकलना होगा। लेकिन तभी पास में हजारों सालों से सोया हुआ ज्वालामुखी जाग उठता है। शहर के भीतर जोरदार भूकंप शुरू हो जाता है। भूकंप के झटकों से कैनन और बाकी सभी लोग वहां के अंदर एक विशाल सुरंग में गिर जाते हैं। हालांकि यह उनके लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इस सुरंग के अंतिम छोर पर ही उनके इच्छित ब्लू डायमंड का गुप्त भंडार मौजूद था। थोड़ा आगे बढ़ते ही सभी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर बिखरे पड़े थे अनगिनत कीमती ब्लू डायमंड, जिनके लिए वे इतना बड़ा जोखिम उठाकर इस जंगल में आए थे। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी शायद ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी,
क्योंकि यही ग्रे गोरिल्लाओं का असली निवास स्थान था, जहां राजा सोलोमन ने उन्हें प्रशिक्षित किया था। इसके बाद देखा जाता है कि एक विशाल सेना के साथ ग्रे गोरिल्ले कैरन और उसके साथियों पर गोरिल्ले हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अलग अलग हथियारों की मदद से गोरिल्लों से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गोरिल्लों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे बेहद हिंसक होते हैं। एक समय पर हम देखते हैं कि हेमलॉक गोरिल्लों के हाथों बुरी तरह मारा जाता है। इधर कैरन देखती है कि चार्ल्स का निर्जीव शरीर कंकालों के बीच पड़ा है। यह सब देखकर वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि जिसके लिए वह इतनी दूर तक आई थी, उसका प्रिय अब जिंदा नहीं रहा। खैर, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचता, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा धीरे धीरे उस जगह में प्रवेश करने लगता है। दूसरी ओर पीटर को भी कुछ गोरिल्ले चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस पर हमला करने वाले होते हैं, तभी अचानक एमी आकर गोरिल्लों से लड़ती है और पीटर को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरन मुनरो, पीटर और एमी किसी तरह उस भयानक शहर से बाहर निकल आते हैं। ठीक उसी समय शहर के भीतर ज्वालामुखी का लावा बहने लगता है और फिर ब्लू डायमंड का खजाना भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इस तरह हमेशा के लिए खो जाता है लॉस्ट सिटी ऑफ जिन। काफी समय बाद कैरन समेत बाकी सभी लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सबको हैरान करते हुए हम कैरन के हाथ में एक ब्लू डायमंड देखते हैं। वह यह डायमंड ट्रेविस को नहीं देती, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि अगर ट्रेविस का एकमात्र मकसद ब्लू डायमंड है तो वह कुछ ऐसा करेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद कैरन एक लेजर बंदूक से उस ब्लू डायमंड का इस्तेमाल करती है और उसे ट्रेविस के अरबों डॉलर की कीमत वाले सैटेलाइट पर निशाना बनाती है, जिसके लिए ही ट्रेविस ब्लू डायमंड खोज रहा था। कैरन लेजर की मदद से पल भर में उस सैटेलाइट को नष्ट कर देती है। शायद यही ट्रेविस की सजा थी, क्योंकि अपने लालच की वजह से उसने अपने प्रिय को खो दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी दोस्त एमी को जंगल में उसके जन्म स्थान पर छोड़ आता है। एमी भी अपने परिवार को पाकर बेहद खुश हो जाती है। अंत में कैरन मुनरो और पीटर एक एयर बलून से पास के किसी हवाई अड्डे की ओर रवाना हो जाते हैं और इसी दृश्य के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। तो आपको हमारी आज की जंगल यात्रा कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और पसंदीदा फिल्में देखना चाहते हैं तो कमेंट में फिल्म का नाम लिख दें। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।